इसमें जो आपका पूछा जाता है वो अब देखना है। एक तो बेयर एक्ट की भाषा याद रखनी है, और दूसरा इलस्ट्रेशन, और तीसरा कुछ सिद्धांत पूछे जाते हैं, यानी कि इधर सिद्धांतों से भी सतर्क रहना है आपका। आइए धारा 101 शुरू किया जाए। सामान्य बातें आपकी हो गई थी, कनेक्ट करिए तब। रुकिए 1 मिनट भैया, और रुकिए। देखिए 101 बताया भी जा रहा था, शुरू किया जाए अपना 1-2 मिनट में। देखिए धारा 101 हम बता रहे थे। धारा 101 में आपका 4-5 क्वेश्चन बनता है। धारा 101 की पहले हेडिंग से ही बन जाता है कि सबूत का भार कहाँ दिया गया है। तो अगर ये पूछे कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया गया है, सबूत का भार कहाँ दिया गया है, तो 101 मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबूत का भार किस पर होगा। जैसे ही शब्द चेंज करे कि सबूत का भार किस पर होगा, यहीं सतर्क रहना है, 102 मार कर आना है। यानी कि सबूत का भार पूछे तो 101, और सबूत का भार किस पर होगा तो कौन सी धारा, 102। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि सबूत का प्रारंभिक भार कहाँ है, 101, और साबित करने का भार कहाँ है, 102। दूसरा क्वेश्चन, सबूत का भार, एक नोट्स में है भाई, सबूत का भार पूछे 101, साबित करने का भार 102। तीसरा क्वेश्चन आपका, कौन सा धारा का जो सबूत का भार है वह बदलता नहीं है, 101, 102, 103, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा 101 में दिया गया। ये पूछा जा चुका है, ये सब क्वेश्चन है आ चुके हैं भाई। फिर आपका बताया जाए, जितना ये बताया जा रहा है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि समझिए कि ऐसे है। ये जितना बताया जा रहा है एक लाइन, ये रट कर जाना है। सबूत का भार किस धारा के तहत सबूत का भार बदलता नहीं है, तो 101 के तहत। और सबूत का भार किस धारा के तहत बदलता रहता है, 102 के तहत। कभी कभी बदलता है, सदैव बदलता है, आपका कभी नहीं बदलता, ये भी आपका एमपी ने बना दिया। तो सदैव क्या है, बदलता रहता है। तो कौन सी धारा में सबूत का भार बदलता रहता है, 102, ये तैयार करना है। इसके बाद आपका पूछा जाता है सबूत का प्रारंभिक भार कहाँ है, 101 में है। फिर आपका पूछा गया है कई जगह कि आपराधिक मामलों में 101 के तहत सबूत का भार किस पर होता है, अभियोजन पर कि अभियुक्त पर, किस पर होता है, अभियोजन पर। और या परिवाद वाला मामला है तो किस पर होता है, परिवादी पर। भाई रटे रहिए, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। आपराधिक मामलों में 101 के तहत सबूत का भार अभियोजन पर या परिवादी पर होता है, जबकि सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर होता है। धारा 101 में आपका फैक्टो प्रोबेंडी है, ये भी पूछा जाता है। फैक्टो प्रोबेंडी, तो फैक्टो प्रोबेंडी का सिद्धांत कहाँ, बिहार ऐसा सिद्धांत पूछ रहा आजकल। फैक्टा प्रोबेंडी का सिद्धांत कहाँ समाहित है, 101 में। और ओनस प्रोबेंडी का सिद्धांत 102। ओनस अगर दे दे, सतर्क रहिए, ओनस प्रोबेंडी दे दे तो कौन, 102, और फैक्टा प्रोबेंडी दे दे तो 101। सतर्क रहिए, मैक्सिम पूछा जा रहा है, मैक्सिम बिहार पूछ सकता है। नोट्स में है भाई, ये नहीं कि नहीं है। आपका आगे देखा जाए, अब 100 बेयर एक्ट अब आसान हो जाएगा। देखिए बेयर एक्ट में दम नहीं है।
बेयर एक्ट में जो बातें हैं वो तो 5-5 मिनट में आपका निपट जाएगी, हर एक बेयर एक्ट। देखिए अब सबूत का भार 101 पहले पढ़ा जाए। जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं जिन्हें वह प्रख्यात करता है, यानी कि जिन्हें वह मांग करता है। प्रख्यात ना है तो लिख लीजिए डिमांड या स्वीकार, उसको बैरक पर लिख लेना है। प्रख्यात करता है मतलब क्या हुआ, स्वीकार किया, मांग करता है। उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, माने कि उसको इस बात को न्यायालय में प्रूफ करना होगा कि जिन तथ्यों के आधार पर मैं अधिकार और दायित्व मांग रहा हूँ वे तथ्य मौजूद हैं, अस्तित्व में है। अब अगला शब्द देखिए, जहाँ कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि वह माने कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। अब आइए उदाहरण एक पहले देखिए। ए चाहता है न्यायालय से कि न्यायालय बी को चोरी के इल्जाम के चोरी के अपराध के लिए दंडित करे, तो सबूत का भार इस उदाहरण में किस पर होगा, ए पर कि बी पर? ए पर। क्यों होगा? क्योंकि ए चाहता है कि जो तथ्य विद्यमान हैं उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय निर्णय दे और बी को चोरी के लिए क्या करे, सजा। तो उन तथ्यों को कि बी ने चोरी की इस बात को ए को साबित करना होगा, तो सबूत का प्रारंभिक भार किस पर होगा, अभियोजन पर, यानी कि इस उदाहरण में किस पर होगा, ए पर, बी पर नहीं, अभियुक्त पर नहीं होता। अगला दृष्टांत देखिए। ए क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया, तो सबूत का भार किस पर होगा इस उदाहरण में, क पर कि ख पर कि दोनों पर, क पर, क्योंकि क चाहता है कि न्यायालय बी को क्या करे, दंडित। दूसरा देखिए, क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब डिनाई, लिख लीजिए, ना है तो लिख लीजिए। प्राख्यान का मतलब मांग, और जैसे ही शब्द चेंज करे प्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान का मतलब क्या हुआ, डिनाई या इनकार या अस्वीकार, उसको बैरक पर लिख लीजिए। अस्वीकार करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। यहाँ आपका थोड़ा सतर्क रहना है और यहाँ से आपका उदाहरण से सतर्क रहना है। ध्यान से देखिए भाई, इस उदाहरण को थोड़ा सतर्क होकर समझिए, ये उदाहरण अच्छा आपका बनता है। देखिए एक उदाहरण देखा जाए, ये मकान है मान लीजिए और बी इस पर कब्जा रखता है। कौन रखता है? बी। ए न्यायालय में सिविल वाद दायर करता है और सिविल वाद दायर करके ये मांग करता है कि हजूर मैं कब्जे का हकदार हूँ, अतः ऐसी दशा में बी से कब्जा मुझे दिलवाया जाए। तो ए को इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं कब्जे का क्या हूँ, हकदार, अर्थात कम से कम शुरुआती दौर में मुकदमा स्थापित करने के लिए ए इतना दिखाए कि मेरा कुछ न कुछ अधिकार इस जमीन पर है और मैं कब्जे का हकदार हूँ। पूरा साक्ष्य नहीं देना है, लेकिन न्यायालय के मन में एक विश्वास कायम करना है प्रारंभिक तौर पर कि मैं कब्जे का क्या हूँ, हकदार। अब बताइए, अगर ए इस बात को साबित नहीं कर पाया कि मैं कब्जे का हकदार हूँ, तो ए का वाद खारिज होगा और बी अपना कब्जा बनाए रखने का क्या होगा, हकदार। और अगर ए साबित कर दे कि मैं कब्जे का हकदार हूँ, तो ऐसी दशा में
ए प्रारंभिक तौर पर अपना पैर न्यायालय में जमा लिया तो आडी अल्ट्रम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। तो न्यायालय किसको बुलाएगा, बी को। फिर एक बार इसको, क्योंकि 102 पर हम आने वाले हैं। ए ने प्रारंभिक तौर पर ये न्यायालय को विश्वास दिला दिया कि मैं कब्जे का हकदार हूँ। तो आपका नेचुरल जस्टिस कहता है आडी अल्ट्रम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। तो दूसरे पक्षकार को समन जारी होगा, समन जारी होगा तो सीपीसी पूरी तरह काम करेगी और सीपीसी की धारा 27, 28, 29 और सीपीसी का आदेश 5 काम करेगा। बी को समन जारी हो गया और बी भी न्यायालय में आ गया और ए के दावे का क्या करने लगा, विरोध, कि ए कब्जे का हकदार नहीं है, मैं हूँ। तो बस एक लाइन जानना है कि जब दोनों पक्षकार न्यायालय में आ गए और दोनों पक्षकार अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने लगे तो सबूत का भार किस पर होगा, ये 102 से कवर होगा। किससे होगा, 102। और सबूत का भार अब उस पर होगा जो विफल हो जाए, असफल हो जाए, यदि दोनों ओर से कोई साक्ष्य न आए। इसी लाइन को याद करना है कि 102 में सबूत का भार किस पर होगा, उस पक्षकार पर होगा। यदि साक्ष्य न पेश किया जाए तो जो पक्षकार असफल हो जाएगा मतलब हार जाएगा। तो एक उदाहरण बना लिया जाए। ए ने अपना साक्ष्य पेश किया, इतना आया, माने डंडी इसकी क्या हुई, जो तराजू है नीचे हो गया। अब ए का पक्ष क्या हो गया, मजबूत हो गया। अब आप लोग बताइए, अगर इस स्थिति में दोनों तरफ से साक्ष्य न आए तो कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा? ए जीतेगा और कौन हार जाएगा, बी। अब सबूत का भार किस पर है भाई, ए तो अपना दे दिया तो किस पर है, बी भी अपना साक्ष्य दिया, इसका पलड़ा भारी हो गया। अब इस स्टेज में बताइए सबूत का भार किस पर है, ए पर। फिर ए से साक्ष्य मांगा जाएगा, इस स्टेज पर किसका पलड़ा भारी है, ए, तो कौन हार जाएगा, तो सबूत का भार किस पर होगा। तो एक बार बदलता है कि सदैव, तो कौन कौन सी धारा का सबूत का भार सदैव बदल रहा है, 101 की 102, 102। तो बस ये उदाहरण याद रखिए, किस पर होगा 102 वाला सबूत का भार, जो असफल हो जाएगा। तो इस उदाहरण में अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ए का पलड़ा भारी है तो कौन जीतेगा, ए, और कौन हार जाएगा, बी। इसी को अब बेयरेट की भाषा से चलना है भाई। आपका अगर याद कर लिए हैं तो बेयरेट की भाषा, इसको कहते हैं ओनस प्रोबाइंडी। याद रखिए, साबित करने का भार 102 में है। देखिए 102, सबूत का भार किस पर होता है। मैं फिर बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार एमपी कई जगह आया है। सबूत का भार दे दे 101 मारिए और शब्द हल्का सा चेंज कर दे कि सबूत का भार किस पर होता है, तो कौन मार कर आएंगे, 102। देखिए बेरेक, किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। यही तो मैं लगातार उदाहरण में बताया। 102 के तहत सबूत का भार किस पर होगा, जो हार जाएगा यदि दोनों तरफ से साक्ष्य न आए। अब ये यही आपको पकड़ना है। और ये जो साबित करने का भार है, ये सबूत का भार किस पर होगा, ओनस प्रोबाइंडी है, ये सदैव शिफ्ट होती रहती हैं। अब आइए, जैसे कि वादी से प्रतिवादी पर, फिर प्रतिवादी से वादी पर, फिर वादी से किस पर, प्रतिवादी पर शिफ्ट होती रहती हैं। तो आइए देखिए भाई, आपका दृष्टांत पहला देखिए। क पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्राख्यान करता है,
यानी कि मांग करता है कि वह ख के पिता ग की विल द्वारा क के लिए दी गई थी। यदि किसी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो ख इस बात का हकदार होगा कि वह अपना कब्जा बनाए रखे। अतः सबूत का भार क पर है कि वह साबित करे कि हमें वसीयत लिखी गई थी और हम वसीयती संपदा के क्या हैं हकदार। अगर क अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो बी यानी कि ख अपना कब्जा और स्वामित्व बनाए रखने का क्या होगा हकदार। अगला देखिए 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार देती है। किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में आपका कह सकते हैं सबूत का भार उस पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट या स्पेसिफिक फैक्ट में विश्वास करे। अब आपका सतर्क रहना है, दो धाराओं से हल्का सा ही अंतर है। देखिए मैं बता रहा हूँ और आप भी आपका कह सकते हैं कि सतर्क रहिए भाई। वाला कहाँ चला गया भाई। दो धाराओं से हल्का सा एक शब्द में अंतर आएगा और यही कंपटीशन में गलत होकर आता है। ध्यान से समझिए, दो धाराएं मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। आपका दो धाराएं एक साथ पढ़ी जाती हैं और दोनों धाराएं जो हैं वह याद रखिए 103 और 121 का 6। अब यही आपका पॉइंट पकड़ना है अच्छे से। अगर आपका कंपटीशन में ये दे दे कि स्पेसिफिक फैक्ट दे, विशेष या विशिष्ट तथ्य में सबूत का भार किस पर होगा, अर्थात किस पर ये दायित्व होगा कि वह उस विशिष्ट तथ्य के बारे में प्रमाण दे। तो अगर एक शब्द याद रखिए विशिष्ट तथ्य है तो 103, और अगर आ जाए इसी में एक शब्द मैं चेंज कर रहा हूँ विशिष्टता ज्ञात तथ्य, यानी कि ज्ञात मतलब उसको नॉलेज है उसी व्यक्ति को। तो जैसे ही ये शब्द आए कि विशिष्टता ज्ञात तथ्य में सबूत का भार किस पर होता है तो 103 न मारकर कौन मारेंगे 106। फिर एक बार याद रखिए भाई, विशिष्ट तथ्य में सबूत का भार किस धारा में 103, और एक शब्द मैं चेंज कर रहा हूँ इसी को पकड़ना है, विशिष्टता ज्ञात तथ्य में सबूत का भार 106। भाई गलत ना हो, ये सब क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आते हैं। विशिष्ट तथ्य कौन कौन से होते हैं बेयर एक्ट में दिए नहीं गए हैं, लेकिन 2-3 हम बताएंगे और 2-3 आप समझिए। भाई पूरा लिस्ट तो बताना संभव नहीं है। आपका पहला हम बताते हैं प्ली ऑफ एलिबाई पूछा जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई आपका एविडेंस की धारा 11 में समाहित है, यानी कि 11 में। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त न्यायालय में अपना बचाव लेता है कि जिस समय घटना घटित हुई थी मैं घटना स्थल से बहुत दूर था, अतः ये घटना मेरे द्वारा किया जाना एक असंगत विपरीत बात है, अतः मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। तो यह एक कैसा तथ्य है सामान्य की विशिष्ट। विशिष्ट तो किसको साबित करना पड़ेगा कि मैं दूर था, अभियुक्त को। अभियुक्त को यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सीधे भाषा में समझिए, सही बता रहे हैं कि अभियुक्त को, लेकिन लीगल भाषा में हुआ कि जो व्यक्ति न्यायालय से मांग करता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे विश्वास। ये भाई लीगल तौर पे ठीक बता रहे हैं लोग अभियुक्त पर, लेकिन लीगल तौर पे आप क्या मारेंगे कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि आपका ये विशिष्ट तथ्य क्या था वर्तमान था। तो अभी हमने बताया भी था सीआरपीसी में भी प्ली ऑफ एलिबाई निर्भया कांड में 2 अभियुक्तों ने लिया, इसीलिए मेडिकल चेकअप कराया जाता है, और दुराचार का जो अभियुक्त है उसका मेडिकल चेकअप अलग धारा में 53A
और दुराचार की शिकार महिला सीआरपीसी की 164 है। अब पुलिस अधिकारी की मांग पर अभियुक्त का मेडिकल चेकअप 53 और सामान्य मेडिकल चेकअप 54। रट कर जाइएगा। 103 में एक दो और उदाहरण बताया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस ने किसी अभियुक्त को पकड़ा और थाने में वह मर गया, तो थाने में मर गया तो यह एक 103 में स्पेशल फैक्ट है और पुलिस को ही बताना पड़ेगा कि कैदी कैसे भागा थाने से, या कैदी की कैसे मृत्यु हुई, अभियोजन को नहीं, किसको। इसी में दहेज हत्या भी जोड़ लिया जाता है। अगर पति के घर 7 वर्ष के अंदर पत्नी की अप्राकृतिक मौत होती है तो यह एक विशिष्ट तथ्य है और पति को ही बताना कोर्ट में पड़ेगा कि मृत्यु कैसे हुई। यानी कि कुल मिलाकर 103 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तुरंत आपका 103 के साथ कौन सी धारा पढ़नी रहती है? 106। 106 से मैक्सिम पूछा जाता है, वह गलत न हो। रेस इप्सा लाक्विटर, पहले इसको समझिए तब आपका 106 बताया जाएगा, एक ही बार निपटा दिया जाए इसको। रेस इप्सा लाक्विटर का सिद्धांत एविडेंस की किस धारा में समाहित है? तो 106 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये विधि का नियम है कि साक्ष्य का? बिहार ने बनाया है, तो विधि का नियम है कि साक्ष्य का? साक्ष्य का। विधि का नाम मार दीजिएगा। रेस एप्सा लाक्विटर की धारा में है? रटिए 106। विधि का नियम है कि साक्ष्य का? साक्ष्य का नियम है। अब आइए, विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार। फिर एक बार देखिए भाई, गलत ना हो, विशिष्ट तथ्य नहीं, विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होगा? तो सबूत का भार उस पर होगा जो विशेष रूप से जो व्यक्ति उस फैक्ट का, उस घटना का, उस बात का जानकारी रखता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति जानकारी रखता है, सबूत का भार किस पर होगा? उसी पर। इसी को रेस एप्सा लाक्विटर का भी एक उदाहरण बताएंगे। आपका पहले बेरेक बता दिया जाए, तब एक दो उदाहरण। 106 किसका अपवाद है? बताया गया था कल। 106 किसका अपवाद है? रट कर आइए रश्मि जी, नहीं है आप और नहीं एकदम भाई कह सकते हैं कि नए लोगों के लिए तो और बिहार जो दे रहे हैं, नए लोगों को रट्टा मारना है। न समझ में आए, मैं फिर बता रहा हूँ, पुराने लोग तो भाई समझ भी रहे हैं, रट भी रहे हैं, और नए लोग चाहते हैं कि हम बिहार निकाल लें, तो कुछ बातें मैं रटवा रहा हूँ, रटिए, और कोई उपाय नहीं। अब पुराने लोग समझते भी रहें, रटते भी रहें, और नए लोग क्या करेंगे आपका ज़्यादा भाई समझ में आए न आए। इस समय आपका 1.25 माह बचा है, इसमें आपका रट्टा मार लिया जाता है, कुछ रट्टू तोता, जैसे ए फॉर एप्पल तो बी फॉर। चलिए ठीक है भाई, बताना क्या है सब लोग जानते हैं। आगे देखिए, उदाहरण कम दिए जा रहे हैं, क्या किया जाए, मजबूरी है, नहीं तो शाम वाले में उदाहरण थोड़ा बढ़ाया गया है, सुबह वाले में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है भाई, एविडेंस ख़त्म हो तो नया सब्जेक्ट लगे। देखिए भाई आगे फिर एक बार देखिए, 106 पर बैक होइए। अब इसमें आपका टिकट वाला क्वेश्चन बनता है कि ए बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया है। अब ए टिकट नहीं लिया था, इस बारे में सबूत का भार किस पर होगा? ए पर ही होगा। ये कैसा तथ्य है? विशिष्टता ज्ञात तथ्य, यानी कि ए ही केवल जान सकता है कि मैं टिकट लिया था कि नहीं। ये कौन जान सकता है? ए। 106 पर आपका और भी उदाहरण टाट में मिलते हैं तमाम जगह। एक आपका चांदनी चौक का उदाहरण मैं बताता हूँ दिल्ली का। एक आपका यात्री शेड बना था जिसकी आपका जो 80 साल तक चल सकता था, और 2-3 साल में ही 2-3 लोग खड़े थे, तब तक क्या हुआ? चांदनी वो जो बनता है आपका यात्रियों के लिए, जहाँ यात्री बस पकड़ते हैं, वह गिर गया और कई लोग चोटिल हो गए। तो न्यायालय ने कहा
कि रेस एप्साला क्विटर, घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, घटना स्वयं बोलती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि आपका प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये सीधे दिख रहा है कि आप अच्छा आप शेड नहीं बनाए तभी तो शेड गिरा, यानी कि बालू ज़्यादा और क्या कम लगा दिए, सीमेंट, तब तक छत भर भरा के क्या हुआ, गिर गया। अब आप ये विशिष्ट ज्ञात तथ्य हैं और आप बताइए ये कैसे गिरा। तो सबूत का भार बिल्डर पर चला गया, वो बताए कि भाई कैसे गिर गया, आखिर 80 साल चल सकता था और 2-3 साल में क्यों गिर गया, बताइए आप। जैसे पुल का निर्माण हुआ, पुल की एज मान लीजिए 80 साल है और 2 ही साल में पुल क्या हुआ, बह गया पानी से। तो बताए इंजीनियर या कंपनी की कैसे बहा, क्योंकि वही तो बता सकते हैं कि कितना मैं मिट्टी और कितना बालू और कितना सीमेंट डाला था, कि सीमेंट में कमी कर दिया था तो कमी कर देंगे तो पुल क्या हो जाएगा। तो वैसे भी आप भी पढ़ाई में कमी कर देंगे तो पुल बह जाएगा, यानी कि बिहार की वैकेंसी भी क्या होगी, निकल जाएगी, बह जाएगी। तो अच्छे से पढ़िए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बांध इतना मजबूत आप बनाइए कि चाहे कितना भी बाढ़ का पानी आए बांध टूटने न पाए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना ज़बरदस्त मेहनत करिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं क्या करूँगा, 90% ला मैं करके आऊँगा। और जितना बताया जा रहा है इससे 90% निश्चित रूप से बनेगा, इससे बाहर कभी नहीं गया। वो अलग बात है कि एपीओ में 99 बन गया था, यूपी एपीओ में एक माह में, लेकिन बिहार में 99 की गारंटी हम नहीं लेते, 90 की हमेशा लेते हैं। 90% आएगा। अब कौन कितना पढ़कर गया है, कितना दिमाग काम किया है, ये तो उसके बस की बात है भाई। 106 भी निपट गई। अब आइए 103 के बाद 104 यूपी में बना था, एपीओ में 104 धारा बनी थी भाई, मेंस में बनी थी, सतर्क रहना है। 104 पढ़ने से पहले एक दो उदाहरण पहले देखा जाए, आपका एक दो उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, तब 104 का हम बेयर एक्ट बताते हैं। प्रयास ये करिए कि उदाहरण से आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अब देखिए आपका मृत्युकालिक कथन पर हम शुरू करते हैं, इसको अच्छे से याद रखिए। मृत्युकालिक कथन, पहले 2-4 लाइन मृत्युकालिक कथन पर बना दिया जाए। इसको कहते हैं शॉर्टकट में डीडी। डीडी मतलब डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युशैया का कथन। जब आप लोग राजस्थान में जाएंगे तो मृत्युकालिक नहीं, वह पूछेगा मृत्युशैया, यानी कि एक आदमी मृत्युशैया पर पड़ा है और उस समय कोई क्या कर रहा है, कथन। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मृत्युकालिक कथन एविडेंस की किस धारा में सुसंगत है, अभी पढ़ाना भी है, किस धारा में, 32(1). अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मृत्युकालिक कथन कब सुसंगत होगा, जब अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो कि दूसरे की मृत्यु के कारण के बारे में। पिछली बार यूपीजे में आया था, तो अपने मृत्यु के कारण के बारे में कि दूसरे के, अपने, दूसरे के बारे में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना सोचिए, दूसरे का ना सोचिए कि कौन कितना पढ़ रहा है। देखिए शाम को उदाहरण बताया गया था, आप लोगों को भी बता दिया जाए भाई, नहीं तो लोग कहेंगे बेईमानी हो गई। 1 मिनट देखिए उदाहरण आपका। अब अपना सोचिए, दूसरे का ना सोचिए, नहीं तो दूसरे का सोचेंगे तो वही हाल होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। देखिए उदाहरण देख रहा हूँ, पीछे वाले मायूस हो गए हैं भाई। तो उदाहरण भी भाई चलता रहे, बीच बीच में गोला, नहीं तो लोग सुस्त पड़ जाएंगे पढ़ते पढ़ते। अच्छा उदाहरण देखिए, उदाहरण ये बना था कि एक लोग कोचिंग के गए परीक्षा देने बिहार, गया ही पहुंच गए, और एक लड़की थी जो लॉ ट्रेनर थी और आपका हाई कोर्ट में लॉ ट्रेनर थी, वो भी पहुंच गई।
तो भाई अपना बातचीत होने लगती है, आगे पीछे पड़ा था, मैंने कह सकते हैं, तो बातचीत होने लगी। तो लड़की ने कहा कि ला हमारा पूरी तैयार है। तो लड़के ने कहा कि जीएस हमारा क्या है, यानी कि दोनों 56 इंच वाले निकले। इधर भी 56 इंच, उधर भी। पहले जीएस का पेपर हुआ तो लड़का 15-20 क्वेश्चन बता दिया और लड़की कर ले गई। फिर ला का क्वेश्चन आया तो लड़की बताई और कौन कर ले गया, लड़का। लेकिन गलती ये हो गई कि जो लड़का बताया वो भी सब गलत और जो लड़की बताई वो भी सब गलत। यानी कि लड़की और दोनों लोगों ने ये ठान लिया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी क्या करेंगे, लेकर ही जाएंगे। यानी कि बाढ़ बाढ़ जाएंगे और 15 हाथ का क्या ले गए। तो इसीलिए मैं फिर एक बार सतर्क कर रहा हूँ, ऐसे लोगों पर विश्वास न करिए और जितना आए उतना करिए, माइनस मार्किंग है। और जो बिल्कुल ना आए उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सर कंसेप्ट बनाए थे ये हो सकता है, तो 8-10 क्वेश्चन पर रिस्क लीजिएगा। मैंने 8-10 क्वेश्चन आप रिस्क लीजिएगा हमारे कंसेप्ट के आधार पर बताए हुए। और नहीं तो ना आए बिल्कुल समझ में, तो आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। ये नहीं है कि मार कर आ जाइए। तो आपका आगे देखा जाए भाई 104 आइए। 104 पर थोड़ा अच्छा उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए चाहता है कि न्यायालय में बी मर गया है और बी ने मरने से पहले क्या किया है, कथन किया है और अपनी मृत्यु के बारे में कथन किया है, तो इसी को मृत्युकालिक कथन कहा जाएगा। ए चाहता है कि न्यायालय बी के मृत्युकालिक कथन को स्वीकार करे, तो ए को इसके पहले कि वह मृत्युकालिक कथन पेश करे एक और बात साबित करनी पड़ेगी। मृत्युकालिक कथन किस पर निर्भर है, बी की मृत्यु पर। तो ए को साबित करना पड़ेगा कि हजूर बी की क्या हो गई है, मृत्यु, और इसी का कथन है। और इस कथन को आप साक्ष्य में क्या करिए, स्वीकार। यानी कि जब एक तथ्य दूसरे पर निर्भर हो और पहले दूसरे तथ्य को साबित करना हो, तब पहला तथ्य आप साबित करेंगे, तो सबूत का भार किस पर होगा, जो दूसरे तथ्य को क्या करता है, पेश करना चाहता है। तो मृत्युकालिक कथन जो पेश करना चाहता है उसी को साबित करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है। एक और उदाहरण देखिए, द्वितीयक साक्ष्य आपको बताया गया है। फिर धारा दोहराइए तो प्राथमिक साक्ष्य कहाँ परिभाषित है, 62 में। द्वितीयक साक्ष्य कहाँ परिभाषित है, 63 में। प्राथमिक साक्ष्य सबसे पहले दिया जाएगा, कौन सी धारा, 64। और द्वितीयक साक्ष्य अपवादिक दशा में 65। अब आइए आपका भाई देखिए, अगर कोई पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है तो ऐसे ही नहीं दे देगा। सबसे पहले उसे न्यायालय में इस बात को साबित करना पड़ेगा कि धारा 65 की 7 दशा में से एक कोई दशा क्या है, विद्यमान, और तब वह द्वितीयक साक्ष्य देने का क्या होगा, हकदार। तो ये 65 की 7 दशा में से एक दशा किसको साबित करनी पड़ेगी, इस बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ किस, माने आपका कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपका किस पर होगा। तो जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसका कौन सा साक्ष्य स्वीकार कर ले, द्वितीयक, तो कौन किस पर होगा सबूत का भार, जो चाहता है न्यायालय से कि हमारा कौन सा साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए, द्वितीयक। अब इसी को अगर उदाहरण समझ में आ गया तो बेयर एक्ट भी आ जाएगा, और नहीं आया तो बेयर एक्ट भी नहीं आएगा। देखिए 104 भाई, 104 साक्ष्य को ग्राह्य, एक और इसमें जोड़ना है भाई, देखिए उसको भी बता दिया जाए तब बेयर एक्ट सोच किया जाए। ये जो 104 का हमने उदाहरण से नियम बताया, इसको न्यायालय चाहे तो धारा 136 के तहत शिथिल कर सकता है, लेकिन छूट नहीं देगा। शिथिल करना का मतलब कि मृत्युकालिक कथन पहले स्वीकार कर ले
और ये कह दे कि बी मर गया है, ये बाद में आप साबित करिएगा, लेकिन छूट नहीं, ये नहीं कह सकता कि साबित ही न करिएगा। तो कौन सी धारा के तहत न्यायालय को ये विवेकाधिकार है, साक्ष्य की ग्राह्यता, कौन सी धारा? 136 को पूछा जाता है। देखिए अब बैरक सही रहेगा। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार, यानी कि मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित करना है, मतलब कि क्या पहले साबित करना है? मृत, तो उस बारे में सबूत का भार किस पर होगा? देखिए बैरेक्ट, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। यानी कि मृत्युकालिक कथन पेश करना चाहते हैं और वह निर्भर है व्यक्ति की मृत्यु पर, तो कौन साबित करेगा कि मृत्यु हो गई है? तो जो मृत्युकालिक कथन न्यायालय में क्या कर रहा है? पेश। और इसी को कहाँ से जोड़ देंगे? द्वितीयक साक्ष्य से भी। अगला ये 105, बिहार ने 105 पूछा था पिछली बार, इस बार तो नहीं बनाया। पिछली बार ये में बिहार ने धारा 105 से क्वेश्चन बनाया था। 105 से भी भूमिका 105 की देखिए, इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। 105 को बहुत ज़्यादा कोरिलेट है इसमें। देखिए आपका कल लिखवाया गया था, फिर उस पर आइए। आपका अगला देखा जाए कंसेप्चुअल, पहले देखिए तब 105 पढ़ाया जाएगा। धारा 105 के पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आपका जो साक्ष्य अधिनियम है, मैं कल बताया था, ये सिविल मामलों में लागू होगा कि क्रिमिनल की? दोनों। लेकिन मैं लगाया था कि कुछ धाराएं साक्ष्य अधिनियम की ऐसी हैं जो केवल सिविल में, रट्टा मार कर ये जाइएगा, एक क्वेश्चन बनता है। कुछ साक्ष्य अधिनियम की धाराएं ऐसी हैं जो केवल सिविल में लागू होती हैं और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल क्रिमिनल में। तो सिविल वाला फिर एक बार कल मैं बताया था, रट्टा मरवा रहा हूँ। 23 हो गया, 52 हो गया, 55, 115, 116, 117। फिर एक बार याद रखिए, आपका 6 धाराएं कल लिखवा गया था। दूसरा देखिए, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल आपराधिक में, मैं बता दूं एक बार फिर, आपका धारा 30 है, 53, 53 है, 54 और 105 और 111 ए, 105 भी हैं जो अभी बताया जाएगा। 105 और 111 ए, ये केवल किस में? आपराधिक में। यानी कि पहली धारा 105 की विशेषता हो गई, 105 सिविल में काम नहीं करेगी, केवल किस में? आपराधिक में। अब आइए आपका कंसेप्ट जो बनाना है वो देखा जाए भाई अच्छे से, इसको और अच्छे से देखिए। इसको आईपीसी की धारा 6 पढ़नी पड़ेगी, आईपीसी की धारा 40, 41, 42 और आईपीसी की धारा 76 से कहाँ तक? 106। यानी कि इतनी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि इस धारा को पढ़ने से पहले आप आईपीसी में कुछ कंसेप्ट बनाइए और तब आपका कह सकते हैं कि एविडेंस की धारा 105 देखी जाए। पहले आप आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 देखा जाए। आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक में क्या प्रावधान है? ये जनरल एक्सेप्शन है, साधारण अपवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह अपना मामला 76 से लेकर 106 तक में सेट कर देता है तो वह उस अपराध के लिए दंडित होगा कि बचाव का हकदार होगा? बचाव का हकदार होगा कि दंडित होगा? बचाव का हकदार होगा। एक बच्चा का देख लिया जो इस समय पूछ रहा है ज़्यादा, धारा 82 पर एक उदाहरण देखेंगे भाई, पूरी धारा नहीं। बच्चा ये 82 में कितने वर्ष से कम का बच्चा?
तो डोली कैपेक्स की डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स मतलब अक्षम गुड़िया। तो अक्षम गुड़िया मतलब कि अपराध करने में अक्षम। यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन बना था कि डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में समाहित है, तो कौन सा मार्क कराएंगे? 82। कितने साल से कम? अब इसी को समझिए। एक 6 वर्षीय बच्चा है और उसने बी को एक चांटा मारा है। एक चांटा मतलब कि उपहत किए, हर्ट किए, साधारण चोट। इस बच्चे पर मुकदमा चल रहा है और बच्चा ये बचाव ले रहा है कि मैं तो 6 साल का हूँ, अतः धारा 82 के तहत मुझे कोई सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे शिशु द्वारा की जाए जिसकी एज 7 वर्ष से क्या है? कम। अब एविडेंस की धारा 105 केवल और केवल ये बताएगी कि यह बात साबित करने का भार कि बच्चा 7 वर्ष से कम है, ये अभियोजन पर होगा कि अभियुक्त पर, क्योंकि बच्चा अभियुक्त है तो किस पर होगा? अभियुक्त पर। किस पर होगा? तो ये कौन सी धारा बताती है कि ऐसा सामान्य अपवाद में जितनी, पूरा धारा रेड करिए, 76 से 106 आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसको न्यायालय में प्रूफ करने का दायित्व किसका होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा? अभियोजन की अभियुक्त पर। यानी कि अभियुक्त को ही ये साबित करना पड़ेगा कि 76 से लेकर 106 की कोई परिस्थिति क्या थी? विद्यमान। अब धारा 6 कैसे रिलेटेड है आईपीसी की? तो धारा 6 इसलिए रिलेटेड है कि बता देती है धारा 6 कि जितने अपराध हैं उन सब में 76 से 106 का बचाव लिया जा सकता है, चाहे हत्या हो या कोई भी अपराध हो। यानी कि 76 से 106 का बचाव किस अपराध में? तो सभी अपराध की कुछ अपराध, सभी अपराध। कौन सी धारा कहती है? 6 आईपीसी। अब आईपीसी में अपराध का मतलब क्या हुआ भाई? हमने तो बता दिया सभी अपराध। तो अपराध का मतलब कहाँ है? यही आपका क्वेश्चन बनेगा आईपीसी में। अपराध सबसे ज्यादा सन, देखिए भाई आपका 2-3 नियम और बताया जाए। आईपीसी की किस धारा में अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हुआ है? धारा 40। और कितनी बार? कुल नहीं, एक बार और हुआ है भाई बाद में, 6 बार अब हो गया है। हाँ, 5 बार आपका नोट्स में पुराने होगा, अब एक बार और हो गया है, उसको 6 बार बना लेना है। लिखवाते समय, बताते समय बताया जाएगा। और अपराध का मतलब आपका झारखंड ने पूछा, ये क्वेश्चन आ चुका है। आईपीसी में अपराध का मतलब क्या? तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, जो स्थानीय विधि के अपराध हो, उपर्युक्त सभी। तो अपराध का मतलब क्या? उपर्युक्त सभी। अब देखिए धारा 105 आपका कैसे पूछी जाती है कि 76 से लेकर 106 तक का बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है? आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध, विशेष विधि के तहत दंडनीय, स्थानीय विधि के तहत, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि आईपीसी की धारा 40 अपराध में सभी बातों को क्या करती है? समाहित। अब भाई आपका बच्चा 7 वर्ष से कम था जिस दिन अपराध किया, ये बात साबित करने का भार एविडेंस की धारा 105 बताती है कि किस पर होगा? आपका अभियुक्त पर। तो अभियुक्त कौन है? बच्चा। तो कौन साबित करने करेगा कि मैं 7 साल से कम था? बच्चा ही करेगा। अब एक पागल का उदाहरण देखिए। ये एक पागल है और पागलपन के दौरान, भाई पहले बाद में नहीं, जब पागल था तब, पागल नहीं कहा जाएगा भाई उसको, शुद्ध आपका भाषा वो अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत, पागल ना भाई, इसको शब्द वापस लिए जा रहे हैं पागल।
क्योंकि पागल आपका पूछा गया था, पागल नहीं। कई प्रकार के पागल होते हैं, तो पागल न कह के कानूनी भाषा इस समय यूज किया जाए, नहीं तो लोग वहीं पागल खोदने लगेंगे। चित्त विकृत, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त, जिसका मस्तिष्क क्या हुआ है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो डिस्टर्ब एक तो रोग के कारण हो सकता है, एक इडियट है तो जन्मतः हो सकता है, और एक हो सकता है 2 बूंद के कारण। तो 2 बूंद के कारण, तो अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया, सोचने समझने की क्षमता खो बैठा, और किसके कारण खो बैठा, 2 बूंद लेने के कारण, तो 84 नहीं 85 और 86, बस यही याद रखना है। ऐसे हैं तो 84, और 2 बूंद ले लिया नशा, तो 85 और अनैच्छिक है 85 और स्वैच्छिक 86, पूर्ण बचाव 85, अर्ध बचाव 86। आगे बताया जाएगा आप लोगों को भी। 105 में पागल का उदाहरण दिया गया, वही उदाहरण बता दें, खत्म उदाहरण भाई, आगे देखा जाए। ए एक पागल है और पागलपन के दौरान बी की हत्या करता है। ए पर हत्या का मुकदमा चलता है। ए पागल था और पागलपन के दौरान हत्या किया था। ए बचाव लेता है। इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? ए पर होगा कि अभियोजन पर? ए पर कौन सी धारा बताती है एविडेंस की? 105। 105 केवल किस मामले में? क्रिमिनल की, सिविल की, दोनों? क्रिमिनल, क्योंकि बचाव ले रहा है। तो 105 भी समाप्त हो गया। पढ़ना क्या बचा है? क्या सब जितना धारा में उससे अधिक बता दिया गया। आईपीसी में भी आइए 106 आपका बता ही दिया गया। विशेषता ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर? जिसको कि वह तथ्य क्या है ज्ञात, और कौन सा उदाहरण रट कर जाएंगे? टिकट, और कौन सा मैक्सिम? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? एक देखिए आपका थोड़ा सुस्ती आ रहे हैं भाई, दिमाग में आपका मैक्सिमम नहीं याद आ रहा है। चलिए 107 से कल 107 से 114 कल निपटा दिया जाए, छोटी छोटी धाराएं हैं। तो 107 से 114 बहुत ज़्यादा स्तर पूछा। 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन अभी आएगा जो बताया गया, और एक क्वेश्चन इधर आएगा। तो कल आपका और बताया जाए भाई।